हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एडीओ, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजी व्यापम में आपके जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें जो हिंदी व्याकरण है उससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जबकि जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे कि संज्ञा किसे कहा जाता है और सर्वनाम किसे कहा जाता है। और जिन शब्दों में किसी भी काम का करना या फिर होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक? तो जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं टोटल 5 प्रकार के। सबसे पहला उसमें आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके बाद आपका आ जाता है समूहवाचक, और लास्ट में आपका आता है भाववाचक संज्ञा। और जो नहीं है यह आपको पूछा गया है, तो इसमें निजवाचक, जो निजवाचक है वो संज्ञा का भेद नहीं है, ये बल्कि आपका हो जाएगा सर्वनाम का भेद। जो निजवाचक है वो सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आएगा। बाकी ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये सभी संज्ञा के भेद होते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चिन्हित कीजिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर सर्वनाम? जो हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण है वो किस आधार पर होता है यह आपको बताना है। तो जो लिंग निर्धारण है वो संज्ञा के आधार पर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अलंकार? तो जो वचन है उसे हम संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सर्वनाम, विशेषण और अलंकार है वो संज्ञाओं पर ही आश्रित होते हैं, और जो संज्ञा है उसे ही वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। और जो वचन होता है उसमें संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है, तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? बापा, बापती, बपौदा या फिर बपौती? तो जो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बपौदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा? तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि किसी वस्तु, प्राणी या फिर स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके अंतर्गत आपका आ जाता है किसी व्यक्ति का नाम जैसे कि राम, किसी जगह का नाम जैसे कि गंगा। तो ये जो सभी हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी, जिसमें किसी पर्टिकुलर एक ही नाम का उल्लेख हो, उसका नाम हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, किसी एक जाति के बारे में इसमें बताया जाता है, जैसे कि नदी, नदी में आपकी विभिन्न प्रकार की नदियाँ आ जाती हैं, ये एक जाति का उल्लेख करता है, इसीलिए जातिवाचक के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें आप किसी तरल पदार्थ के बारे में बात करते हैं जैसे कि पानी, तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका आ जाता है समूहवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत किसी समूह के बारे में बताया जाता है जैसे कि टीम, टीम आपका हो जाएगा एक समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका आता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें भाव उत्पन्न किया जाता है, तो वो आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे कि मिठास, ये एक भाव को उत्पन्न कर। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जिस प्रकार प्रत्यय के बारे में आप जानते ही होंगे, प्रत्यय की जो क्लास है वो
आगे आने वाली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के अंत में जुड़कर जिसका वो भाव बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। वैसे ही जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें अगर आप देखें तो जैसे कि मिठास है, तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें जो मीठा है उसमें आस प्रत्यय जोड़ा गया है। तो आस प्रत्यय जोड़ने के बाद इसका जो रूप है वो पूरी तरह से बदल गया, तो इसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो निम्न में से संज्ञा शब्द है वो इसमें हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और गंगा जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप इसमें याद रखें। और पुराना, नीला और मोटा ये संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या फिर अनुशासन। तो अनुशासन शब्द जो है वो एक संज्ञा है। बाकी जो आसमानी, नियमित और पाश्चात्य है ये सभी आपके विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन। और जो इससे विशेषण शब्द बनेगा, जो अनुशासन एक संज्ञा है, इससे विशेषण जो शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा अनुशासित। अनुशासित को आप एक विशेषण के रूप में देखेंगे और जो अनुशासन है वो एक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इसमें से कौन सा संज्ञा है यह आपको बताना है, वह, इनमें या फिर एक। तो इसमें से जो संज्ञा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक संज्ञा के रूप को दर्शाता है, जैसे कि वह इनमें से एक को जानता है। अगर एक की जगह पर आप किसी व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने लिख दिया राम, तो वह इनमें से राम को जानता है, तो ये आपका हो जाएगा संज्ञा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर या फिर चातुर्य। तो जो चातुर्य है वही आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। और जो चातुर्य है वो संज्ञा का पुल्लिंग शब्द है, इसे भी आप इसमें याद रखेंगे, पुल्लिंग शब्द है। और जो बाकी जो तीनों शेष बच गए, मीठा, मधुर और चतुर, ये सभी आपके विशेषण को दर्शाता है। ये सभी विशेषण के अंतर्गत आएगा और जो चातुर्य है वही संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद कौन सा है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया। तो जो वह यौवन में परिश्रम करता रहा, तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो यौवन है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी की भाव, गुण और दशा को दर्शाने का जो काम करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा या फिर गहरा। तो इसमें जो सभा है वही एक संज्ञा शब्द हो जाएगी, क्योंकि जो सभा है वो एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। बाकी जो हरा, पतला और गहरा है वो एक विशेषण है और जो सभा है वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा और ममता, वकील और पुस्तक। तो ऑप्शंस देखकर ही आप इसमें एलिमिनेट करके भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो मिठास है ये एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। वैसे ही बुढ़ापा भी भाववाचक के अंतर्गत आएगा, तो ये भी इसमें नहीं हो सकता। वैसे ही पुस्तक और जो वकील है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कृष्ण और कामायनी है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें मिठास जो है वो भाववाचक के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वैसे ही लखनऊ और आम जो है, लखनऊ भी एक आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो आम है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। वैसे ही ममता भी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो वकील और पुस्तक है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आई होप यहाँ तक आपको सभी संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एलिमिनेट करके भी आंसर ढूंढ सकते हैं।
नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। तो जो रहीम है वो किसी का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जिसमें केवल एक का बोध हो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। जो कावेरी है वो एक स्थान या फिर किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। मिठाई, मीठी, मिठास या फिर मीठा। तो अभी हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जिसमें किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति और दशा या फिर भाव की विशेषता बताई जाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, इसमें मिठास जो है वो एक भाव को दर्शाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं फिसलन खाली स्थान है। विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में मैंने बताया था कि इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि प्रत्यय में हम किसी शब्द के अंत में किसी शब्द को जोड़ते हैं तो वो आपका प्रत्यय कहलाता है, वैसे ही भाववाचक संज्ञा भी होती है। तो इसीलिए जो फिसलन है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों में से खाली स्थान शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा वचन, पुल्लिंग शब्द या फिर कारक। तो जो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से जो बनाए जाते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। आंखों, बालों, हंसी या फिर मुखमंडल। तो इसमें से जो भाववाचक है उसे आपको बताना है उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। हंसी एक भाव को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मनाही, मनसा, मानस या फिर मन। जो मना है उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मनाही। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक या गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। तो जो गंगा है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये आंसर इसमें नहीं हो सकता। वैसे ही समूह एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और सूर्य भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा जो भाववाचक संज्ञा को दर्शाती वो आपका हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। यही आपके भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लास मिल सके। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठाई, मिठास, मीठी या फिर मधुर। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा है वो मिठास होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, मित्रता या फिर पेड़। तो इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो इसमें हो जाएगा मित्रता। मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वैसे ही जो भारत है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वैसे ही लड़का और जो पेड़ है वो आपके जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी। तो जो बीमारी है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वहीं जो दिल्ली और मोहन है वो एक व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। और वहीं जो लड़का है वो एक जाति को प्रकट कर रहा है, इसीलिए वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते क्वेश्चन नंबर 24। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। इसमें आपको बुढ़ापा के बारे में पूछा गया है, तो जो बुढ़ापा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खाली स्थान से बना है। वैध, वैधानिक, विधवा या फिर विवाह। तो वैधव्य कौन से विशेषण के अंतर्गत बना है। तो ये आपका जो बना है
विधवा से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य, शूरपन, शौर्यता या फिर शूरवीरता। तो जो शूर का भाववाचक संज्ञा है वो आपका हो जाएगा शौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खाली स्थान से बना है। ये किस विशेषण से बना है ये आपको पूछा गया है, तो काल, लालिमा, काला या फिर कालापन। तो जो कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है वो किस विशेषण से बना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला। काला का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा कालिमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निर्देश पहचानिए, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा कौन से, ये आपको पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं, बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष या फिर प्रभु। तो इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो बंधुत्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? इसमें रेखांकित जो शब्द है वो स्वतंत्रता है। ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्रता है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। तो इसे आप देखकर ही पहचान गए होंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा दूध। दूध जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें मैंने बताया था कि इसमें जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और इसके अलावा जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें आप ये भी याद रखेंगे, इसमें आ जाता है आपका लोहा, सोना, चांदी, ये जो सभी है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको संज्ञा के बारे में आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो जिन्हें भी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।